टॉपिक का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, मैंने क्या किया है, मैंने एक फास्फोरस का टुकड़ा लिया है। अब इस पे क्या करते हैं, हैमर से स्ट्राइक करते हैं। तो जब मैंने इसमें हैमर से स्ट्राइक किया तो ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो गया। मैंने एक फास्फोरस का टुकड़ा लिया है और मैंने इस पे हैमर से स्ट्राइक किया। तो जब मैंने हैमर से स्ट्राइक किया तो ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड हुआ। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इसमें से एक टुकड़ा लिया, फिर इसको फर्दर डिवाइड किया और छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो गए। फिर मैंने इसमें से एक छोटा टुकड़ा लिया, फर्दर हैमर से स्ट्राइक किया और छोटे पीस में डिवाइड हुआ। फिर मैंने इसमें से एक छोटा टुकड़ा लिया और ब्रेक किया और छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हुआ। अब इस प्रोसेस को हम बार बार कंटिन्यू करते हैं। तो जब इस प्रोसेस को हम बार बार कंटिन्यू करेंगे या इस प्रोसेस को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें अल्टीमेटली बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल मिलेगा। और साइंटिस्ट ने इसी छोटे पार्टिकल को एटम कहा। तो एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। एटम मीन्स इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एक बार फिर, मैंने एक फास्फोरस का टुकड़ा लिया है, मैंने इसमें हथौड़ा मारा, यह स्मॉल पीसेस में डिवाइड हुआ। इसमें से मैंने एक छोटा टुकड़ा लिया, इसको फर्दर ब्रेक किया और छोटा टुकड़ा में डिवाइड हुआ। फिर मैंने इसमें से एक छोटा टुकड़ा लिया, इसको फर्दर ब्रेक किया और छोटा और छोटा और छोटा। अब इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं तो अल्टीमेटली हमें बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल मिलता है। और साइंटिस्ट ने इसी छोटे पार्टिकल को एटम्स कहा। एटम का मतलब होता है इंडिविजुअल। इसका मतलब है जिसे हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। अब इसके बाद होता क्या है कि जैसे ही मैंने इसको एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये एटम आपस में कंबाइन करके एक बड़ा पार्टिकल बना लेता है। सवाल है, इस बड़ा पार्टिकल का नाम क्या है? तो इस बड़ा पार्टिकल का नाम साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूल दिया। एक बार फिर, जैसे ही मैंने इस फास्फोरस के टुकड़ा को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। एक बड़ा पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। उस बड़ा पार्टिकल का नाम मॉलिक्यूल है। और एक पॉइंट और, हथौड़े से तोड़ करके हम लोग एटम को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट जो है बस एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब सवाल है कि ये एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों कर लिया? साइंटिस्ट ने और सब्सटेंस लिया, उन्होंने सल्फर का टुकड़ा लिया,
इस सल्फर के टुकड़े को फिर एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, है ना। अब उन्होंने देखा कि इसका 8 एटम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाई दीज एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। ये सभी एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों करता है। देखो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सिस्टम के पास एनर्जी ज्यादा है तब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। एरो ऊपर मीन्स हाई, यहां पे भी एरो ऊपर है, इसका मतलब हाई। अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा है तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होता है, और अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होती है। If a body has greater amount of energy, then we can see that reactivity of that body is very high. And if a body has lesser amount of energy, then we can say that reactivity of that body is very low. अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी ज़्यादा है तब उसका रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। साइंटिस्ट ने जैसे ही तोड़ करके फास्फोरस के टुकड़े को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये फास्फोरस का टुकड़ा आपस में कंबाइन करके फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स बना लेता है। तो यहां पे प्रश्न है कि व्हाई दीज एटम्स ऑफ फास्फोरस कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म फास्फोरस मॉलिक्यूल्स। या साइंटिस्ट ने जैसे ही सल्फर के टुकड़े को तोड़ करके एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया, इस सल्फर का एटम्स आपस में कंबाइन करके सल्फर का मॉलिक्यूल्स बना लेता है। अब यहां पे भी प्रश्न है, यहां पे भी क्वेश्चन है कि why sulfur atoms combine with each other to form sulfur molecules। अब देखो, मैं केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा है तो उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा, और अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी कम है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। अब इसी से इन्होंने इसका एक्सप्लेन किया। साइंटिस्ट ने बताया कि देखो, एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन इसलिए करता है क्योंकि एटम्स के पास ज्यादा एनर्जी है। एटम्स के पास ज्यादा एनर्जी है इसलिए उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, और यही कारण है कि एटम्स आपस में कोलाइड करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। मतलब एटम्स हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन से दैट reactivity of atoms is high, and due to greater reactivity of atoms, these atoms collide with each other to form molecules। साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया कि एटम्स के पास एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और रिएक्टिविटी ज़्यादा होने के कारण वो रिएक्ट करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन अब सवाल मेरे पास है कि आखिर इस एटम्स के पास एनर्जी ज़्यादा कहाँ से आ गया, या इस एटम्स के पास एनर्जी कहाँ से है ना। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मान लो कि खेल के मैदान में एक फुटबॉल रखा हुआ है, प्लेग्राउंड में एक फुटबॉल रखा हुआ है, और एक प्लेयर आया, उन्होंने फुटबॉल पे किक मारा, फुटबॉल जाकर के गोलकीपर के नाक पे लगा, उसका नाक टूट गया। अब सवाल है कि गोलकीपर का नाक किसने तोड़ा? फुटबॉल ने। नाक तोड़ा मतलब कार्य हुआ। अब हमें पता है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क को एनर्जी कहते हैं, काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब सवाल है कि फुटबॉल के पास एनर्जी कहां से आ गया? फुटबॉल ने उस गोलकीपर का नाक तोड़ दिया, नाक तोड़ दिया मतलब नाक तोड़ने का काम हुआ। अब सवाल है इस फुटबॉल के पास एनर्जी कहां से आया? तब उस फुटबॉल के पास एनर्जी, जिस प्लेयर ने फुटबॉल पे किक मारा था उसका एनर्जी ट्रांसफर हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते,
एक प्रकार की ऊर्जा का दूसरे प्रकार की ऊर्जा में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो फुटबॉल ग्राउंड में पड़ा हुआ था, ग्राउंड में पड़ा हुआ फुटबॉल गोलकीपर का नाक नहीं तोड़ सकता था, लेकिन जब प्लेयर ने फुटबॉल पे किक मारा तो प्लेयर का एनर्जी उस फुटबॉल में चला गया और उस फुटबॉल ने उसका नाक तोड़ दिया। उस फुटबॉल के पास एनर्जी आ गया, एनर्जी मतलब काम करने की क्षमता, और उस फुटबॉल ने उस गोलकीपर का नाक तोड़ दिया। तो इसी प्रकार से इस पार्टिकल के पास जो एनर्जी आया है, इस एटम के पास जो एनर्जी आया है, मैंने ट्रांसफर कर दिया। मैंने हथौड़ा मारा तो हमारा एनर्जी इसमें चला गया। और मैं एक चीज फिर रिपीट करना चाहता हूं, हम हथौड़े से तोड़कर एटम को प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब हम जब किसी चीज को एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा। किसी सब्सटेंस को जब मैं एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो हमें एनर्जी देना पड़ेगा, और हम जब एनर्जी सप्लाई करते हैं तो उस एटम के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाता है। और अगर उस एटम्स के पास एनर्जी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, और जब उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो रिएक्ट करेगा, कोलाइड करेगा, कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, एक बार फिर मैंने कोई फास्फोरस का टुकड़ा लिया था, इस पे हैमर से स्ट्राइक किया, ये छोटे छोटे पीस में डिवाइड हुआ। उसमें से मैंने एक छोटा पीस लिया, फर्दर ब्रेक किया और छोटा, फर्दर ब्रेक किया और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो अल्टीमेटली हमें इतना छोटा पार्टिकल मिलता है कि इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने इस छोटे पार्टिकल्स को एटम कहा और कहा कि एटम इंडिविजिबल होता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है कि ये एटम्स आपस में कंबाइन करके बड़ा पार्टिकल का फॉर्मेशन करता है। ये जो बड़ा पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल मॉलिक्यूल है। अब सवाल है कि एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन क्यों करता है? तो एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, और अगर किसी बॉडी के पास एनर्जी कम है तो रिएक्टिविटी कम है। इसको एक्सप्लेन किया गया कि एटम्स के पास ज्यादा एनर्जी है, इसलिए एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। अब सवाल है कि इस एटम्स के पास एनर्जी कहां से आ गया? तो मैंने बोला कि मैंने हथौड़ा मारा तो हमारा एनर्जी ट्रांसफर हो गया, क्योंकि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। हमारा एनर्जी इसमें चला गया, और उसी एनर्जी के कारण इसका रिएक्टिविटी हाई हो गया। ये एटम्स आपस में कंबाइन किया और मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किया। तो देखो एटम्स के बारे में 3 पॉइंट। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस, या किसी भी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, बट इट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन, किंतु यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और तीनों पॉइंट को आप जब समराइज कर दोगे तो एटम का डिफिनेशन होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस विच डज नॉट एग्जिस्ट इन नेचर इन फ्री स्टेट बट टेक्स पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एज एटम। यह किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा पार्टिकल है जो नेचर में जनरली फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, किंतु केमिकल कॉम्बिनेशन में भाग लेता है, एटम्स कहलाता है। अब देखो अगला प्रश्न है हमारे पास कि एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब प्रश्न है कि इस मॉलिक्यूल्स के पास ज्यादा एनर्जी है कि एटम्स के पास ज्यादा एनर्जी है? हमें पता है कि मॉलिक्यूल्स का मास ज्यादा है, साइज इसका ज्यादा है, तो एनर्जी भी ज्यादा होना चाहिए। एटम्स की तुलना में किसी मॉलिक्यूल्स का एनर्जी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। एटम्स जब कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है तो उस मॉलिक्यूल का एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग एटम की तुलना में कम होता है। अब देखो ऐसा इसलिए है, इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। साइंस कहता है कि अगर कोई बॉडी खड़ा है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और अगर कोई बॉडी रनिंग कंडीशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अब अगला स्टेटमेंट साइंस का है कि रनिंग बॉडी हैज ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू स्टैंडिंग बॉडी। रनिंग बॉडी के पास स्टैंडिंग बॉडी की तुलना में ज्यादा एनर्जी होता है। अगर कोई बॉडी दौड़ रहा है तो उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और अगर कोई बॉडी खड़ा है तो उसके पास कम एनर्जी है। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लो कि कोई कार खड़ी है और उससे आप जाकर टकरा गए, तो अगर कोई कार खड़ी है और आप पैदल जा रहे हो, उससे टकरा गए तो आपको कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा उस कार पे आप गिर जाओगे। लेकिन अगर कोई
कार मोशन में है, मान लो 80 के स्पीड में है और उससे आप टकरा जाओ, तब आपको बहुत कुछ हो जाएगा, हाथ पैर टूट सकता है, जान भी जा सकता है। तो रनिंग बॉडी के पास स्टैंडिंग बॉडी की तुलना में ज्यादा एनर्जी होता है। अब आप समझो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एक फॉर्म एनर्जी के एक फॉर्म को हम दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका रूपांतरण होता है, उसका रूप चेंज होता है। अब मान लो कि दो कार जो है ना स्ट्रेट हाईवे पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। अभी दो कार स्ट्रेट हाईवे पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, अभी रनिंग स्टेट में है। इन दोनों कार के पास काइनेटिक एनर्जी है। अब इन दोनों कार के बीच में कोलिजन होता है। जब ये दोनों कार टकराती है तो टकराने के बाद खड़ी हो जाती है। साइंस कहता है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, एक प्रकार की एनर्जी को दूसरे प्रकार की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब गाड़ी दौड़ रही थी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था, जब गाड़ी टकराने के बाद खड़ी हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी है। जब गाड़ी दौड़ रही थी तो ज्यादा एनर्जी, टकराने के बाद कम एनर्जी। जब दौड़ रही थी तो ज्यादा एनर्जी, टकराने के बाद कम एनर्जी। अब सवाल है इस गाड़ी का एनर्जी कहां चला गया? तो जब गाड़ी टकराई तो इसका एनर्जी साउंड के फॉर्म में चला गया। मान लो कि बगल में रोड है, वहां पे दो गाड़ी कोलाइड करती है तो हमें आवाज सुनाई पड़ता है। तो गाड़ी का जो काइनेटिक एनर्जी था वो साउंड के फॉर्म में चला गया। कभी कभी कोलिजन इतना स्ट्रांग होता है कि गाड़ी के टकराने के साथ ही आग पकड़ लेता है। तो गाड़ी का जो एनर्जी था वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर जाता है और हीट के कारण आग पकड़ लेता है। और गाड़ी का जो एनर्जी है वो एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने में चला जाता है। एक कार का बॉडी दूसरे कार के बॉडी को डिस्ट्रक्ट कर लेता है। तो गाड़ी दौड़ रही थी तो ज्यादा एनर्जी, खड़ी हो गई तो कम एनर्जी। अब सवाल है कि उस कार का एनर्जी कहां चला गया? तो कार का एनर्जी हीट के फॉर्म में चला गया, साउंड के फॉर्म में चला गया, एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट करने में चला गया। मतलब जब दो बॉडी के बीच में कोलिजन होता है तो उसका एनर्जी सराउंडिंग में चला गया। दो बॉडी के बीच में जब कोलिजन होता है तो उसका एनर्जी सराउंडिंग में चला जाता है और जो रिजल्टेंट जो सब्सटेंस है, जो रिजल्टेंट बॉडी है, उसके पास कम एनर्जी हो जाता है। सेम सिचुएशन इसके पास भी है। यहां पे जब एटम्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करता है, कंबाइन करता है, तो कोलिजन के दौरान सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करता है और जो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, इस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होता है। When these atoms combine with each other or collide with each other, then energy is released in the surrounding. Hence, we can say that molecule has lesser amount of energy in comparison to corresponding atoms. जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेशन के दौरान ये एटम सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करता है और जब सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करेगा तो जो मॉलिक्यूल्स बनेगा उस मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी होता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई मॉलिक्यूल हैज लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कंपैरिजन टू करस्पॉन्डिंग एटम्स। मॉलिक्यूल के पास करस्पॉन्डिंग एटम की तुलना में एनर्जी कम क्यों होता है? तो आप बताना कि व्हेन एटम्स कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस energy is released in the surroundings. Hence we can say that the molecule formed as a result of collision between atoms has lesser amount of energy in comparison to corresponding atoms. जब एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो इस दौरान कोलिजन होता है और कोलिजन के दौरान ये एटम्स सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करता है और जब वो एटम सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करेगा तो जो रिजल्टेंट मॉलिक्यूल्स बनेगा उस मॉलिक्यूल्स के पास कम एनर्जी होगा, है ना। तो यही कारण है कि मॉलिक्यूल्स के पास जो होता है एनर्जी कम होता है ना। जैसे आप समझो कि ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स है ना, ए हाइड्रोजन एटम्स है, ए हाइड्रोजन एटम्स है। वी कैन से दैट these hydrogen atoms combine with each other to form hydrogen molecules. ए हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो जब ये हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन करता है तो कॉम्बिनेशन के दौरान सराउंडिंग में एनर्जी लॉस करता है। अभी जो मॉलिक्यूल्स बनेगा इस मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम होगा। एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स का मास भी ज्यादा है, साइज भी बड़ा है,
लेकिन मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम है। ऐसा इसलिए है कि when these hydrogen atoms combine with each other to form molecules, during this process energy is released in the surroundings. Hence we can say that the molecule form has lesser amount of energy in comparison to corresponding atoms. तो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स बनता है उस मॉलिक्यूल्स के पास क्या है, उस मॉलिक्यूल्स के पास एटम्स की तुलना में एनर्जी क्या है, कम है। उस मॉलिक्यूल्स के पास एटम्स की तुलना में एनर्जी कम है ना। अब सवाल है कि कितना एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है ना। अब ये सवाल हमारा है। तो मिनिमम 2 एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। 2 से अधिक एटम्स मिलकर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो मिनिमम 2 एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल्स 2 एटम से बना हुआ है तब उस मॉलिक्यूल्स को डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। तब उससे मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहूंगा। क्या कहूंगा? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहूंगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन एटम दूसरे ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन करके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनाता है, ये डाई एटॉमिक हो गया। क्लोरीन एटम दूसरे क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन करके क्लोरीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। बहुत सा एग्जांपल है। हाइड्रोजन एटम्स दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। तो इफ ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स देन दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है, अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है तब उस मॉलिक्यूल्स को ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ये क्या हो गया? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ये हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। एग्जाम्पल O प्लस O प्लस O, ये हमारा O3 हो गया। ओजोन हमारा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। If a molecule is formed by combination of 3 atoms, then that molecule is called as triatomic. इसी तरह से टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा, है ना। अगर कोई मॉलिक्यूल्स 4 एटम से बना हुआ, P प्लस P प्लस P प्लस P, in this case 4 atoms of phosphorus combine with each other, then 1 phosphorus molecule is formed. अगर 4 एटम्स कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है तो वो मॉलिक्यूल्स हमारा टेट्राटॉमिक होगा, है ना। वो हमारा क्या होगा? टेट्राटॉमिक हो जाएगा। वो मॉलिक्यूल्स हमारा टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गया। ये हमारा टेट्राटॉमिक मॉलिक्यूल्स होगा। इसी प्रकार से 5 एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूल्स बनेगा पेंटाटॉमिक्स, 6 एटम्स के कॉम्बिनेशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स बनेगा हेक्साटॉमिक, 7 एटम्स के कॉम्बिनेशन के कारण जो मॉलिक्यूल्स बनेगा हेप्टाटॉमिक, एंड इफ ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 8 एटम्स देन दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ऑक्टाटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स 2 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है देन दैट इज कॉल्ड एज डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल 3 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है तो ट्राइएटॉमिक, 4 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है तो टेट्राटॉमिक, 5 एटम के कॉम्बिनेशन से बना है तो पेंटाटॉमिक, 6 एटम के कॉम्बिनेशन के कारण बना तो हेक्साटॉमिक, 7 एटम हेप्टाटॉमिक, ऑक्टाटॉमिक एंड सो ऑन। ओके, अब ये तो मॉलिक्यूल्स का टाइप हुआ, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। ये मॉलिक्यूल्स का टाइप कि उस मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स प्रेजेंट है, किसी मॉलिक्यूल्स में कितना एटम्स प्रेजेंट है उसके आधार पर डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राटॉमिक, पेंटाटॉमिक, हेक्साटॉमिक, है ना। अब टाइप्स ऑफ एटम्स, टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट between them. Types of molecule on the basis of same or different atoms present in them. तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के एटम से बना है तो उस मॉलिक्यूल्स को होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। उस मॉलिक्यूल को होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। उस मॉलिक्यूल को होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। If a molecule is formed by combination of similar types of atom, then that type of molecule is called as homoatomic molecule. जैसे हमारा N प्लस N नाइट्रोजन एटम के साथ जब कंबाइन करेगा तो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स बनेगा। Cl प्लस Cl, दिस इज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल Cl2। O प्लस O, O2 होमोटॉमिक। P प्लस P प्लस P प्लस P, दिस इज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। S प्लस S प्लस S प्लस S प्लस 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ सेम और डिफरेंट एटम प्रेजेंट बिटवीन देम।
हम मॉलिक्यूल्स का टाइप पढ़ रहे हैं। अगर कोई मॉलिक्यूल्स एक ही प्रकार के एटम से बना है तब उस मॉलिक्यूल्स को होमोटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इफ ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय combination of similar types of atom then that molecule is called as homatomic molecules। तब वो मॉलिक्यूल्स हमारा होमोटॉमिक होगा। ओजोन भी होमोटॉमिक हो जाएगा, O+O+O, ये हमारा ओजोन का मॉलिक्यूल्स बन गया। अब इसी प्रकार से हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, if a molecule is formed by combination of different types of atom, if a molecule is formed by combination of different types of atom then that molecule is called as heteroatomic molecules। अगर कोई मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना है तो वैसे मॉलिक्यूल्स को हेटेरोटॉमिक कहते हैं। H+Cl, हाइड्रोजन का एक एटम जब क्लोरीन के एक एटम के साथ कंबाइन कर रहा है तो हमें HCl मॉलिक्यूल्स मिल रहा है। H+H+O, when two atoms of hydrogen and one atom of oxygen combine with each other then water molecule is formed। Water molecule is also heteroatomic molecules। N plus H plus H plus H, when one atom of nitrogen combines with three atom of hydrogen then ammonia molecule is formed। Ammonia molecule is also heteroatomic। One atom of carbon, when one atom of carbon combined with four atom of hydrogen then we can say that methane molecule is formed। This is CH4 molecules। These molecules are called as heteroatomic molecules because these molecules are formed by combination of different types of atoms। ये सभी के सभी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन से बना है। ये सभी के सभी कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ये सभी के सभी हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये सब जो मॉलिक्यूल्स है वो डिफरेंट टाइप के एटम के कॉम्बिनेशन के कारण बना है। तो ये सब मॉलिक्यूल्स हमारा हेटेरोटॉमिक्स है। अब फर्दर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? हाउ वी कैन डिटेक्ट एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं इसको देखते हैं। कैसे पहचाने कि कोई एटम्स है कोई मॉलिक्यूल्स है। देखिए, अगर केवल एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है, कहीं पे केवल एलिमेंट को सिंबल लिख दिया तो आप समझ जाना वो एटम्स है। जैसे मैंने O लिख दिया तो ये ऑक्सीजन एटम हमारा हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन एटम हो गया। केवल एलिमेंट का सिंबल लिख दिया तो वो एटम हो गया। अब सवाल है एटम है तब उसकी संख्या कैसे पता करेंगे? तो संख्या पता करने के लिए हम पहले देखेंगे, संख्या पता करने के लिए हम पहले देखेंगे। अगर पहले कुछ नहीं है तो एक होगा। जैसे अगर मैथमेटिक्स में आप x लिखते हो इसका मतलब है कि 1 इज मल्टीप्लाइड विद x, x के साथ एक मल्टीप्लाइड है। मैथमेटिक्स में जैसे आप x लिखते हो इसका मतलब क्या है? 1 इज मल्टीप्लाइड विद x, 1 हिडन फॉर्म में है। उसी प्रकार से अगर किसी एटम्स की संख्या देखना है, मैंने बोला क्या कि अगर किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है तब वो एटम है, और वो एटम की संख्या पता करना है तो उसके पहले देखना है। तो पहले कुछ नहीं तो एक है ना। इसका मतलब 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ये Cl लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है तो एटम है। अब इसकी संख्या देखना है तो पहले देखना है, पहले कुछ नहीं तो एक है। इसका मतलब ये है 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन, 1 एटम ऑफ क्लोरीन। अगर इसके पहले मैं 10 लिख दूं इसका मतलब क्या हुआ? 10 एटम्स ऑफ क्लोरीन। दिस इज 10 एटम्स ऑफ क्लोरीन। तो ये हमारा क्या हो गया? दिस इज 10 एटम्स ऑफ क्लोरीन, है ना। इसी प्रकार से मैं P लिख दे रहा हूं तो ये फास्फोरस का एटम हो गया। अब इसकी संख्या पता करना है तो पहले देखेंगे हम, कुछ नहीं तो 1 है, इसका मतलब 1 एटम ऑफ फास्फोरस। लेकिन मैं यहां पे 6 लिख दूं इसका मतलब क्या हो गया? 6 एटम्स ऑफ फास्फोरस। ये हमारा हो गया 6 एटम्स ऑफ, ये हमारा हो गया 6 एटम्स ऑफ फास्फोरस। तो ये हमारा हो गया 6 एटम्स ऑफ फास्फोरस, ठीक है ना। तो याद रखना, अगर किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है तो एटॉमिक फॉर्म है, और एटम की संख्या पता करना है तो पहले देखेंगे,
पहले 6 लिखा हुआ तो 6 एटम्स हो गया, पहले 10 लिखा हुआ तो 10 एटम्स हो गया, है ना। इसी प्रकार से मैं सल्फर की बात कर रहा हूं, 8s मैंने लिख दिया, सिंबल लिखा हुआ तो एटम्स है। अब उसकी संख्या पता करना तो पहले देखेंगे, तो पहले कुछ नहीं तो 8 है, इसका मतलब क्या है 8 एटम्स ऑफ सल्फर, 8 एटम्स ऑफ सल्फर, 8 एटम्स ऑफ सल्फर। ए में सिंबल लिखा हुआ तो एटम्स है। अगर इसके पहले 16 लिख दिया, इसका मतलब क्या हो गया 16 एटम्स ऑफ सोडियम, 16 एटम्स ऑफ सोडियम, 16 एटम्स ऑफ सोडियम। तो याद रखना, अगर किसी एटम्स का केवल सिंबल लिखा हुआ है, अगर किसी एलिमेंट का केवल सिंबल लिखा हुआ है तो वो एटम है। जैसे Cl लिख दिया, इसका मतलब क्लोरीन एटम है। संख्या देखना तो पहले देखेंगे, 1 एटम ऑफ क्लोरीन। अगर Br लिख दिया तो ब्रोमीन का एटम है। संख्या देखना तो पहले देखेंगे, कुछ नहीं तो 1 है, 1 एटम ऑफ ब्रोमीन। इन लिख दिया, नाइट्रोजन एटम है। संख्या देखना तो पहले देखेंगे, कुछ नहीं है तो 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन। अगर यहां पे 5n कर दे, इसका मतलब 5 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मैंने बताया कि अगर एटम्स के बारे में पता करना है तो अगर किसी एलिमेंट का सिंबल लिखा हुआ है तो एटम्स है। अब सवाल है कितना एटम्स है, तो अगर किसी एटम्स का संख्या पता करना है तो उसके पहले देखेंगे, सिंबल के पहले देखेंगे। सिंबल के पहले कुछ नहीं है तो 1 है, 1 एटम हो जाएगा, और सिंबल के पहले जितना लिखा हुआ है उतना ही एटम्स की संख्या होगा। तो ये तो मैंने पता कर लिया कि किसी एटम्स की संख्या को कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। अब सवाल है कि मॉलिक्यूल्स के बारे में कैसे पता करेंगे, है ना। कैसे मॉलिक्यूल्स को पता करेंगे, तो देखो मॉलिक्यूल्स कैसे हम पता करेंगे कि मॉलिक्यूल्स है ना। तो मॉलिक्यूल्स को पता करने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है, मॉलिक्यूल्स को पता करने का 2 तरीका है। एक तरीका क्या है कि अगर किसी एटम्स के सिंबल के दाएं साइड में कुछ लिख दिया गया तो मॉलिक्यूल्स है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी एटम के सिंबल के दाएं साइड में कुछ लिख दिया गया, अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड में कुछ लिख दिया तो मॉलिक्यूल्स है। ये फास्फोरस मॉलिक्यूल्स हो गया। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड में लिख दिया गया तो मॉलिक्यूल्स है, सल्फर का मॉलिक्यूल्स है। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के दाएं साइड में लिख दिया गया तो मॉलिक्यूल्स है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स है। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के दाएं साइड में लिख दिया गया तो मॉलिक्यूल्स है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल्स है। अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के बगल में कुछ लिख दिया गया तो मॉलिक्यूल्स है, ओजोन मॉलिक्यूल्स है। तो पहला तरीका क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड में कुछ लिखा गया हो, एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड में कुछ लिखा गया तो मॉलिक्यूल्स है। तो देखो ना, सिंबल O राइट हैंड साइड में लिखा है, ओजोन मॉलिक्यूल्स हो गया। सिंबल P राइट हैंड साइड में 4 लिखा हुआ है, फास्फोरस का मॉलिक्यूल्स हो गया। सिंबल S राइट हैंड साइड में 8 लिखा हुआ है, सल्फर का मॉलिक्यूल्स हो गया। सिंबल Cl राइट हैंड साइड में 2 लिखा हुआ है, क्लोरीन का मॉलिक्यूल्स हो गया। Br है राइट हैंड साइड में 9 लिखा हुआ है, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल्स हो गया। अब सवाल है किसी मॉलिक्यूल्स की संख्या को पता करना है तो कैसे पता करेंगे। मैंने क्या बोला, हमें पता करना है कि मॉलिक्यूल्स, हम कैसे पता करेंगे मॉलिक्यूल्स है। तो मैंने बोला कि पहला तरीका क्या है कि अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड में 2, 3, 4 कुछ अंक लिखा हुआ है तो समझ जाना मॉलिक्यूल्स होगा। तो ये सबका सब मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि सिंबल के राइट हैंड साइड में 3 है, 4 है, 8 है, 2 है लिखा हुआ है, ये सब मॉलिक्यूल्स है। अब सवाल है हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, अगर किसी मॉलिक्यूल्स का संख्या पता करना है तो उसके पहले देखो, किसी मॉलिक्यूल्स की संख्या पता करना है तो उसके पहले देखो, और पहले कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन है। किसी मॉलिक्यूल का संख्या पता करना है तो पहले देखना है, याद रखना, किसी मॉलिक्यूल की संख्या पता करना है तो पहले देखना है, कुछ नहीं तो 1 है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। अब मैंने मान लो कि यहां पे P4 लिखा हुआ है, इसके पहले कुछ नहीं है तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस हो गया। P4 है, सिंबल का राइट हैंड साइड में कुछ लिखा तो मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इसकी संख्या पता करें, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस, तो A हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस हो गया। लेकिन इसके पहले मान लो कि लिख दिया जाए 4P4, ये मॉलिक्यूल है P4। अब इसकी संख्या देखना है, पहले देखो, इसका मतलब क्या है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये हमारा हो गया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस, ये हमारा हो गया 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ फास्फोरस।
सिंबल के दाएं साइड में लिखा है मॉलिक्यूल्स है, सल्फर मॉलिक्यूल्स है। अब इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो 1 है, इसका मतलब 1 सल्फर मॉलिक्यूल्स है। लेकिन अगर इसके पहले 12 लिखा जाए, है ना, या इसके पहले मान लो कि 10 लिखा जाए, 10 एसिड, इसका मतलब क्या होगा? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, दिस इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ, दिस इज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर। तो ये हमारा सल्फर का 10 मॉलिक्यूल्स हो गया, है ना। तो अगर किसी मॉलिक्यूल्स का संख्या देखना है तो हम पहले देखेंगे, है ना। जैसे यहां पे लिख दिया 6Cl2, सिंबल के राइट हैंड साइड में 2 लिखा हुआ, 2 एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड में तो मॉलिक्यूल्स है, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स हो गया। अब इसकी संख्या पता करना है तो पहले देखेंगे, तो कितना 6 है, इसका मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, है ना। ये हमारा क्या हो गया? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन हो गया, है ना। इसी प्रकार से 5Br2 लिख दिया तो कितना हो गया? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन। ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 मॉलिक्यूल्स, ये हमारा हो जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन, है ना। ये हमारा क्या है? 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्रोमीन, ठीक है ना। तो ये ब्रोमीन का 5 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो एक तरीका क्या था, मैंने अभी बोला कि हाउ वी कैन डिटेक्ट मॉलिक्यूल्स, हम लोग मॉलिक्यूल्स को कैसे पता कर सकते हैं। तो अगर किसी एलिमेंट के सिंबल के राइट हैंड साइड में कुछ लिखा है, 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखा हुआ है, तब तो मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। तो एक तरीका पहचानने का कि अगर किसी एलिमेंट